को हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी रीडिंग करने की आवश्यकता है। बुद्धि जी भी कहेंगे इंटॉलरेंस है, बट ये आवश्यक इंटॉलरेंस है। तो इसीलिए क्योंकि अभी तक जो आपको पढ़ाई गई हमारे इतिहास के बारे, कल के बारे, आज के बारे, वो भविष्य में कल के बारे फिर होना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से मैं अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। हम तो 700-800 साल पहले और उससे पता नहीं कब हमारी इतिहास शुरू हुई। निश्चित तौर पर जो नक्षत्र हैं पुराण में जिसका जिक्र, उसके अनुसार महाभारत 5000 साल से ज़्यादा है, रामायण 7000 साल से ज़्यादा है, ऋग्वेद का तो कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए ये एक लंबा संस्कृति की देश है। यूनेस्को ने एक बार सारी संस्कृतियों का विवरण बनाई थी और उसमें गिनती में 46 संस्कृति उन्होंने उल्लेख किया। और इस 46 संस्कृतियों में उन्होंने देखा कि 45 गायब हो गए। ग्रीस चले गई, रोम चले गई, इजिप्ट की संस्कृति चले गई, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ईरान, ज़ोरास्ट्रियन की ईरान, सब संस्कृति समाप्त। और उसके जगह में कुछ नई आई है जिसका कोई संबंध नहीं है पहले संस्कृति से। इस 46 में एक ही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अटूट है, लगातार चल रही है, वो है हिंदू संस्कृति हमारे देश। मैं इसको हिंदुस्तानी संस्कृति कहने के लिए तैयार हूं यदि मुसलमान मान ले कि उनका पूर्वज हिंदू है। यदि वो कहें कि मेरा पूर्वज गोरी और गजनी है, तो फिर मैं कहूँगा हमारी देश हिंदू संस्कृति का देश है। परंतु मैंने देखा है कि मुल्ला को छोड़कर अधिकांश 95% मुस्लिम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उनका पूर्वज हिंदू है। यदि वो स्वीकार करेंगे तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय एक समुदाय जो बन रही है ISIS के नाम से, उसका कभी हिस्सा नहीं बन सकते। वो हमारी परिवार के हिस्सा होंगे और इसीलिए वो हमारे अपने होंगे। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति ये थी कि कोई भी हमारे देश में जुड़ता है उसको अपना मानते हैं। पारसीज जिसको कहते हैं, ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अग्नि पुजारी, उनके बारे आजकल रिसर्च आ रही है कि वो पहले हिंदुस्तान से ही ईरान गए थे और फिर जब इस्लामिक प्रहार हुआ तो वो उनका मारकाट हुआ, तो इसीलिए वो दुनिया भर के कोने कोने में भागे और हिंदुस्तान भी आए और दुनिया में और जगह में जहाँ गए वो मिट गए। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे शंकराचार्य द्वारका के और वहाँ के राजा जिनका नाम था जादागाना, उन्होंने उनका स्वागत किया। उनके लिए मंदिर, उनकी जो थी अग्नि मंदिर, बना के दिया, उनको रहने के लिए दिया और सिर्फ 5 शर्त रखे थे जो आज जो पारसी हैं आज भी इसको मानते हैं। नंबर 1, वो पर्शियन नहीं बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे। वो पर्शियन कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो हिंदुस्तानी कपड़ा पहनेंगे, जैसे साड़ी और जो कुर्ता है, धोती है। और तीसरा कि वो अपने शस्त्र को सबको उतार देंगे। चौथा, गाय माता को छुएंगे नहीं। और 5वां कि जब उनकी विवाह होती है तो 3 संस्कृत श्लोका उस पर जपेंगे, जिसको आज भी वो उनकी विवाह में जपते हैं। तो इन 5 के बाद वो इतने हिस्सा बन गए, आज सिर्फ 60,000 ही हैं, सिर्फ 60,000 पारसी हमारे देश में। परंतु देखिए हमारी कितने पद में बैठ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के SH कापड़िया,
वो चीफ जस्टिस थे, हमारे कमांडर जी को हामी मानेकशा थे, हमारे अटॉर्नी जनरल सोरी स्वराज जी थे, एयरफोर्स के चीफ फाली मेजर थे। तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो नहीं बैठे, और उनकी जो 60,000 के अनुपात में तो कई गुना उनको यहाँ हमारे देश में स्थान प्राप्त हुई। और कभी हम हमारे हिंदू समाज से इस पर कोई घृणा नहीं हुई कि इतने छोटे समुदाय को इतनी क्यों अनुपात में देना चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। और जब अंग्रेज छोड़कर जा रहा था, उन्होंने इन पारसियों को कहा कि आप बड़े छोटे समुदाय हैं, ये बड़ा समुद्र हिंदू धर्म जो है, हिंदू समुदाय वो आपको खा जाएगा। इसीलिए जैसे एंग्लो इंडियन के लिए हमने रिजर्वेशन की है पार्लियामेंट में, अब आपके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में। तो पारसी की लोगों ने उनको जवाब दिया, 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आपकी आवश्यकता नहीं है, अब खड़ी जाइए। इसी प्रकार से यहूदी जूस जिसको कहते हैं, वो दुनिया में उनका मालकाट होते रहा, आखिर में इजराइल बना। उनके लोग जब हमारे देश आके आए, उनको हमने स्वागत किया, उनको कोचीन में और बम्बई में उनको हमने उनकी सिनागॉग जो उनकी मंदिर है उसको बना के दिया, और हमारे समाज में रहे। अभी एक जनरल जिनकी देहांत हुई थी, जेकब, वो उसी समुदाय के थे। उन्होंने ही हमें बांग्लादेश के लिए, उन्होंने बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई, उनकी आखिर में जो उनकी योगदान है उसको अभी तक लिखा नहीं है। जब हमारी फौज ढाका की तरफ जा रही थी, तब रशिया के दबाव बहुत जबरदस्त आई इंदिरा गांधी पर कि अमेरिका पे जहाज आ रही है, हम आपको पूरा समर्थन नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए ढाका को मत कब्जा करिए, वहीं रुक जाइए जहाँ। तो इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा था कि इस जेकब को बोलो आगे ना बढ़े, और जेकब को पता लग गया कि ऐसा संदेश आ रहा है, तो उसने टेलीप्रिंटर में पानी डाल दी ताकि कोई मैसेज नहीं आ सकेगी, और ढाका की जो उन्होंने और नियाज को जो गिरफ्तार की, वो उनकी योगदान थी। और पाकिस्तान का कंप्लेंट किया था, ये जानबूझकर इन्होंने जेकब को भेजा क्योंकि वो यहूदी थे, और इसीलिए हमारे मुसलमान की भावना पर चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जेकब को भेजा। बाद में जेकब बीजेपी में शामिल हुए, हमारे गवर्नर बने, उनको सम्मानित करने की आवश्यकता है और होगा भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इजराइल बना, तो उस समय इजराइल ने कहा दुनिया भर के सारे जो यहूदी हैं वो हमारे देश में वापस आ सकते हैं। तो हमारे देश से भी बहुत लोग गए। लेकिन जब इजराइल ने अपनी संविधान की प्रस्ताव पास की पार्लियामेंट में, पहला प्रस्ताव उन्होंने उसके बाद पास की, उसने क्या कहा उस प्रस्ताव में, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी की शोषण नहीं हुई हमारी यहूदियों की। और इसी हिंदू समाज को आज हमें टॉलरेंस का भाषण दे रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जिसका फायदा उठाया है हमारे हिंदू समाज की उदारता के लिए, उन्हीं वही हमें भाषण दे रहे हैं। ये हमारी संस्कृति थी। और ये नहीं कि हम तो लगभग 100% थे उस समय, और हमने सीरियन क्रिश्चियंस को आमंत्रित किया। अरब ट्रेडर्स भी जो केरल में आए थे उनको हमने आमंत्रित करके उनको बसाया। आक्रमण जब हमारे साथ हुई, पहले विदेश से आए हुए मुसलमान और बाद में विदेश से आए हुए क्रिश्चियन, इनकी जो 1000 साल की जो हमारे ऊपर प्रहार हुई, उन्होंने भारत देश को कभी गुलाम नहीं कर सके। कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी, कहीं विजय हुआ, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कारण सारा देश में एक विश्वास हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। और एक दो छोटे गलती के कारण, यदि उस समय अंग्रेज नहीं आते तो मुगल राज को समाप्त करके मराठा की राज दिल्ली में स्थापित होती। यह है सही किया। अंग्रेज हमें बचाने के लिए नहीं आए। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि मराठा की जो शक्ति बढ़ रही है,
इसीलिए उन्होंने फिर अपने आप जो व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने शस्त्र उठाया और आखिर में फिर भी उनके विरुद्ध में लड़ते रहे। ये जो लड़ते रहे कि जो हमारी इतिहास है, जो आज की इतिहास की पुस्तक में नहीं है और जिसको लिखने की आवश्यकता है। और सिर्फ शिवाजी ने लड़े, राणा प्रताप लड़े, हारे, बट वो कभी झुके नहीं। आखिर में उनको घास की रोटी खानी पड़ी, घास को सूखा करके उसको पेस्ट करके चपाती बना के रहे जंगल में। तब उनके रिश्तेदार मानसिंह जयपुर का, जिसने समर्पण कर दिया था अकबर के सामने, वो आया था उससे बात करने के लिए। ये संदेश लेकर अकबर से, अकबर ने कहा राणा प्रताप को इसके जरिए कि आप अकबर को बादशाह मान लीजिए हिंदुस्तान की, और सारा जो आपकी संपत्ति है, आपकी महल है, सबको वापस कर देंगे। तो यही कहा मानसिंह ने, ये मान लो। तो उन्होंने कहा नहीं मानूंगा। तब उन्होंने कहा कि क्या जीवन भर घास की रोटी खाओगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें इससे? तब उसने जवाब दिया, क्या मिलने वाला? भविष्य में माँ अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेंगे, पर तेरे नाम पर थूकेंगे। तो कई लड़े, कई जीते, पर लड़ते रहे। तमिलनाडु में कट्टाबोम्मन को फांसी दी थी चौराहे में अंग्रेजों ने, परंतु उसका नाम आज भी चमकता है तमिलनाडु में। इसी प्रकार से रानी चन्नम्मा कर्नाटक में, बाद में रानी झांसी, यानी हमारे देश में कोने कोने में लड़े। कई जगहों में हम विजय भी हुए, जैसे शिवाजी का तो बाल गंगाधर तिलक को मैं धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस नाम को दोबारा उज्जवल किया। अंग्रेज तो उसको दबाने में लगे हुए थे, उसको चिकन थीफ कहते थे। जवाहरलाल नेहरू भी कहता था चिकन थीफ, जवाहरलाल नेहरू चूहे थीफ था। तो अब इसकी जो लड़ने की जो थी, उसमें हमारे देश में जो सारे जो लोग लड़े, उनका पूरा अभी तक विवरण किसी को पता भी नहीं है। आसाम में एक अहोम डायनेस्टी थी। लोग कहते हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं ना, चाइनीज नहीं, वो थाई है। थाईलैंड से आए, यहाँ हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार किया, हिंदू बने, फिर उन्होंने राजधानी स्थापित, एक राज्य स्थापित की। और जब मुगल आए, 2 बार मुगल आए, एक बार औरंगजेब ने फौज भेजा, उसके बाद एक फौज आई। दोनों को ऐसी पिटाई की कि कभी मुगल को जो इरादा थी कि पार करके बर्मा जाकर के साउथ ईस्ट एशिया जाने की, वो इस्लाम की जो बढ़ती हुई जो लहर थी, उसको उन्होंने रोका। और इसके बारे कोई जिक्र हमारे इतिहास में नहीं। विजयनगरम 300 साल चली हमारे देश की, और जितने जमीन उनके अधीन थी वो मुगलों से ज्यादा थी। और 300 साल चली हमारे हिस्ट्री बुक में उनका क्या जिक्र है? मुगल का एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, ये सारे हैं। लेकिन विजयनगरम के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है। वो है कि दक्षिण भारत में एक विजयनगरम साम्राज्य थी, जिन्होंने हिंदू पुनरुत्थान की नहीं है। विजयनगरम तो कर्नाटक से शुरू होकर, बीजापुर से शुरू होकर आसाम, बंगाल तक पहुंची थी, और 300 साल थी। अकबर से औरंगजेब कितना है? 150 साल। उसके लिए एक एक चैप्टर। लेकिन विजयनगरम का जिक्र नहीं, अहोम डायनेस्टी का जिक्र नहीं। गुलाब चंद जो कश्मीर की कब्जा की, तिब्बत की कब्जा की, जोरावर सिंह, इन सब का कोई जिक्र नहीं। महाराजा रंजीत सिंह, कोई जिक्र नहीं। गुरु गोविंद सिंह, कुछ जिक्र नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम कल की बात करेंगे, उसकी पहले जो सही इतिहास है, इसकी लिखने की आवश्यकता है, और लिखेंगे जरूर। मुझे एक स्टूडेंट था मेरा सऊदी अरेबिया का, जब मैं हार्वर्ड में पढ़ा रहा था, तो उसने एक दिन मुझे एक सवाल पूछा। जब क्लास हो गई थी, मेरे साथ बाहर निकला और कहा कि एक सवाल मुझे पूछना है। मैंने कहा क्या? कहा मैंने यूनिवर्सिटी से, लोग कहते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। मैंने कहा पूछो ना। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि हिंदुस्तान में आज
इंडिया में उन्होंने कहा, टुडे इन इंडिया देयर आर 80% हिंदूज, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैंने कहा ये क्या बोल कर, मुझे समझ नहीं आती, क्यों संभव हो सकता 80% हिंदू हो? एक जमाने में तो हम 100% थे। तब उसने कहा, देखिए हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की जो ग्रंथ बन रही है सऊदी अरेबिया में, उसमें हम इस्लाम की जो हर जगह विजय हुई है उसकी जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। और हमने ये देखा कि जहां भी इस्लाम ने जाकर कब्जा करके सरकार बनाई, उस देश में हमने थोड़े समय में उसको 100% मुसलमान बना दिया। ईरान की कब्जा की, सारा वो ज़ोरास्ट्रियन को समाप्त किया और ईरान को मुसलमान देश बनाया। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो बगल में थी उसको नष्ट किया और एक देश बनाया दोनों को, वो इराक के नाम से। 100% मुसलमान। कितने साल में? सिर्फ 17 साल। ईरान 15 साल, इसके लिए 17 साल। इजिप्ट की कब्जा की और हमने उसको 100% मुसलमान बना दी 21 साल में। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी, और हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन, और अभी भी आप 80% हिंदू है। इसके पीछे क्या? इसके पीछे यही है, लड़ते रहे, कभी झुके नहीं। और इसीलिए 1947 में हम उस समय 80% प्लस थे, और 80% तो अब इस 80% को कैसे हम संगठित करें कि ताकि हमारी संस्कृति भविष्य में पीछे ना जाए। तो ये हमारी आज जो कल की जो संदेश है वो आज के। याद रख लीजिए, हमने सिर्फ आर्थिक दृष्टि से हम यानी कामयाबी या सफलता पाई नहीं। हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम के थे। कब तक थे? 1300 एडी तक, माने आज से 700 साल तक पहले। आज से 700 साल पहले हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश थे। इसके सबूत कौन है? चाइना से आए थे फासियन, युआनचांग और वास्को दा गामा पोर्चुगल से आए। ये सारे लोगों का जो लिखी हुई ग्रंथ है उसमें साफ लिखा है कि सबसे समृद्धशाली देश है वो हिंदुस्तान है, और दूसरे लोग कहीं नहीं थे हमारे मुकाबला। मैं जब हार्वर्ड में पढ़ रहा था तो वहाँ एक बड़ी सरोवर है, उसमें म्यूनसिपैलिटी ने एक सड़क लगाई थी, तो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा था, तो सब वॉक के लिए जाते। वहाँ एक साइन बोर्ड खड़ी थी, लगी हुई थी, उसमें लिखा था हियर स्टूड, यहाँ खड़ी थी एक फैक्ट्री जिसका नाम, एक कंपनी की फैक्ट्री जिसका नाम था ट्यूडर आइस कंपनी, और नीचे लिखा था ये ट्यूडर आइस कंपनी आइस यानी बर्फ बेचती थी हिंदुस्तान से, इंडिया को वो ट्रेड करते थे मैसेच्यूसेट्स से। तो मैंने सोचा ये बड़ी विचित्र है, 1636 में बर्फ भेज रहे हैं हिंदुस्तान, ये कैसा हो सकता है? तो मैंने गूगल में देखा तो पुस्तक मिला, तो उसको मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया और पढ़ा, तो क्या निकला उसमें कि हर साल जहाज ले करके मैसेच्यूसेट्स से उस समय की जो अमेरिकन पॉपुलेशन थी वो भेजते थे, और वो कांचीपुरम तमिलनाडु में आकर डॉक करते थे और फिर सामान खरीदते थे, हमारी मिर्च मसाला, हमारी कपड़ा, हमारी जो भी कुछ उनके पास नहीं है वो खरीदते थे, और उसको भर भर के वापस ले जाते थे। सोना में वो उसको पेमेंट करते थे। एक दिन कांचीपुरम का राजा, माने वो चोला डायनेस्टी का था, वो भी एक बहुत बड़ा लंबा डायनेस्टी हमारी थी, वो 2000 साल चली। उस चोला का डायनेस्टी के राजा ने इनको बुलाया और पूछा कि इतने देर बार बार आप आते हैं तो संतुष्ट है ना? तो उन्होंने कहा बिल्कुल संतुष्ट है, एक ही बात पर दुख है। उनका क्या है दुख तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हम खाली जहाज से आते हैं, यहाँ भर भर के ले जाते हैं, आप भी हमारे से कुछ खरीद लीजिए। तब उसने कहा मैं क्या खरीद सकता हूँ आपसे, यहाँ तो हिंदुस्तान में तो सब पैदा होती है, तो कौन सी चीज़ आप पैदा करते हैं जो नहीं कुछ भी आप सोचिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तमिलनाडु में मैंने कभी बर्फ नहीं देखा, हिमालय में बर्फ है परंतु उसके लिए दूर जाना होता है। मैंने सुना कि आपके देश में बर्फ आकाश से गिरती है सर्दी में, तो यदि वो बर्फ लाएंगे तो मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ।
तो जब विंटर में वो सरोवर फ्रीज हो जाती थी तो सॉडस्ट लगा करके फिर काट काट के उसको फिर सॉडस्ट में भर के जहाज में रखकर 10,000 के मील की दूरी में वो आकर हमारे देश में आइस बेचते थे और ये आइस 40 साल के लिए बेचा। ये था हाल अमेरिका का उस समय और ये था हाल हमारी इंडिया की। तो मैं आपसे कहता हूं कि फिर हम गिरे क्यों? हम गिरे अनेक कारण से। हमारे बीच में फूट थी, वो भी एक कारण था। जैसे जयचंद ने अपने दामाद को उसने धोखा दे दिया और भी इधर उधर की कहानी थे। और मूल कारण शुरू में ये नहीं था, ये मोहम्मद गौरी ने बताया। असली कारण जीते तो निश्चित वो जो धोखा हुआ पृथ्वीराज चौहान का अपने जयचंद फादर इन लॉ से, उस कारण से तो हुआ, परंतु उन्होंने ये कहा कि असली कारण जीतने का ये था कि हमने आखिर में समझ लिया था कि ये हिंदुस्तान की संस्कृति, ये हिंदुस्तान के लोगों की संस्कृति क्या है। हमारे लोग कभी नहीं सूर्य उदय होने के पहले मैदान में जाते थे लड़ने के लिए, कभी बगीचा में या कृषि के जहाँ हो रही है वहां उस खेत में नहीं लड़ते थे। जहां जनता भरी हुई है, जैसे शहर है, शहर में कभी लड़ाई नहीं होती थी। आप देखेंगे हमारी महाभारत, रामायण, जो भी सारे लड़ाई जो हुए हमारे हिंदुओं के बीच में, वो मैदान, खुला मैदान में होता था। और खुला मैदान में होने के कारण अब महल से निकलना पड़ता था। रामचंद्र जी जब ललकारा रावण को, तो रावण को बाहर आना पड़ा। ये उसने ये नहीं कहा कि अंदर आओ मेरे महल के अंदर, देखो तुम्हारी क्या हाल होती है। वो मैदान में आके लड़ा। कुरुक्षेत्र भी मैदान थी और इस मैदान में सारा हिंदुस्तान लगा हुआ था। सब कोने कोने से राजा है। ट्रैवनकोर जो है, जो आजकल केरल में मर्ज हो गई है, उस ट्रैवनकोर राजधानी से भी लोग आए थे। उसके राजा आए और उन्होंने देखा दो भाई की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, परंतु दोनों के लिए मैं खाना पकाऊंगा। तो दोनों जगह में उन्होंने टेंट लगाई और खाना पकाने के लिए फौज के लिए उसने काम किया। यानी हर लोग, यानी देश के लिए तो ये राष्ट्रीय युद्ध था और ये मैदान में हुआ, आमने सामने हुआ। तो इसीलिए गौरी आए तो वो खेत में गए, वो नगर में गए और उन्होंने मारकाट उन जगहों में की थी। और उन्होंने 3 बजे सुबह अटैक किया। 3 बजे सुबह अटैक करने के लिए उन्होंने फैसला की, इसीलिए उनको पहले जीत तब मिली थी। और इस कारण से हमारी हार हुई थी। और एक बुरी आदत हमारी में थी क्षमा करने के लिए। उसको कितने बार क्षमा किया मुझे नहीं पता, गिनती में आएगी, पर क्षमा कितने बार करोगे? बाहर से कोई आएगा उसको तो हम एक बार भी नहीं क्षमा करनी चाहिए। और वो संस्कृति आज भी चल रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा और बातचीत करेंगे, और दबाव भी डाला जाता है हमारे ऊपर। मैं हमारी सरकार को दोष नहीं उतना देता हूँ जितना जो दबाव आती है। नहीं, हमारी सिविल सर्विस से, हमारे लेखकों से, हमारी बुद्धिजीवियों से सब प्रेशर करते नहीं, एक और बारी ट्राई करेंगे, एक और बारी करेंगे। तो इन कारणों से हम पिटे पर तो झुके नहीं, लड़ते रहे, आखिर हमारे देश को हमने मुक्त किया। और हमने नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस में कौन सी चीज पर पीछे रहे? हर चीज में सबसे आगे थे। हमारी सर्जरी थी, हमने मैथमेटिक्स में डेसिमल हमने ही दी थी। इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं, मैं जब इंडिया का सोचता हूं तो मैं फिर एक फोल्डेड हैंड्स आई से थैंक यू इंडिया। क्यों? यू टॉट अस हाउ टू काउंट। नहीं तो पहले तो रोमन न्यूमरल्स में फंसे हुए थे सर। ये डेसिमल, न्यूमरल्स ये हमने दी थी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, भास्कराचार्य ने कैलकुलस इन्वेंट की थी। अब वो मानने लगे हैं। रॉकेट साइंस, आप पढ़िए वहां की रॉकेट साइंस, जॉर्ज गमाउ जो उनका फादर ऑफ रॉकेट साइंस है अमेरिका का, उनका पुस्तक पढ़िए, या वर्नर वॉन ब्राउन, उनसे पूछिए, उनकी वो पुस्तक को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? रॉकेटरी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय मैसूर किंगडम इन इंडिया।
यानी हमने पहले यूज किया, उसको बाद टिप्पू सुल्तान ने उसकी कब्जा की और कोरोमेंटल पोस्ट में उन्होंने ब्रिटिश पर उपयोग किया। फिर ब्रिटिश ने जासूस भेज करके चोरी की एक रॉकेट को, उसको लेकर इंग्लैंड में जाकर डुप्लीकेट करके फिर आए उस रॉकेट के साथ। तो इसीलिए हमारे इसमें कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज देश की कब्जा करने के बाद जो हमारी जो आधुनिकता होनी थी उसको रोक दिया उन्होंने। रेलवे को आने नहीं दिया, 70 साल के लिए आने नहीं दिया। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस स्टील बनाने के लिए, ब्लास्ट फर्नेस जो जर्मन ने इन्वेंट की थी उसको हमारे देश में आने नहीं दिया। तो ब्रिटिश की जो 100 साल की रूल थी प्रत्यक्ष, वो उसमें हमने उभरने नहीं दिया। उन्होंने हमें दबा के रखा और फिर उनकी एजुकेशन सिस्टम को बदल कर हमें सबको बाबू और गुलाम बना दिया और एक हीन भावना पैदा कर दी। जो हमारी जो कल की जो बात है वो यह है कि हम लोग बिल्कुल स्वाधीन सोचते थे, नई नई चीज ढूंढते थे, हमने कभी गलती कभी नहीं की। आपको पता है कि हमारे ऋषि ने पहले दिन से कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यूरोप में लगातार 500 साल पहले तक ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है। और गैलीलियो बेचारा इटालियन, अब इटली में ऐसे बकवास होती है, उसने कह दिया नहीं, मेरा लगता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाती। तो इटालियन ने उनको पीट पीट कर इतना पीटा कि उसने फाइनली कह दिया मैंने गलती की, मैं इस पर आप अड़िग नहीं। और उन्होंने यही कहा, ये इटालियंस ने, देखते नहीं हो सुबह सूरज उधर है, फिर दोपहर में वहां है, शाम को यहाँ है, तो इसीलिए सूरज जा रही है, कहाँ हम मिल रहे हैं या सूरज हिल रही है। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने ऐसे कभी नहीं कहा। ना हमने ये कहा कि भगवान की दी हुई, कोई पैगंबर की दी हुई भाषा को बदल नहीं सकते, संशोधन नहीं कर सकते। सिर्फ कहते हैं कि जो श्रुति है वेदा, इसको नहीं छू सकते, और उसको तो वो तो बिल्कुल सिद्धांत है, उसमें तो कोई नियम कुछ नहीं बना। नियम बनी है स्मृति में, और स्मृति को कभी भी बदल सकते। जैसे यज्ञनावाल्क्य की स्मृति थी, मनु की स्मृति थी, मिताक्षरा की थी, सब बदलते आए। आज भी उस स्मृति को हम संशोधन कर सकते हैं। जो कहते हैं स्मृति में लिखा है कि वो जो मंदिर है केरल में, उसमें महिला नहीं जा सकते, ठीक है उस समय का होगा, बट आज हम उसको संशोधन कर सकते हैं। जहाँ पुरुष जा सकता है वहाँ महिला भी जा सकता है, ये नियम है। तो इसीलिए इतनी डायनामिक रिलीजन, इसीलिए ये कंटिन्यू सिविलाइजेशन है, इसको हमें समझना चाहिए। अंग्रेजों के काल में हमारे देश को, एक तो हमारी मस्तिष्क, हमारी जो चेतना है, हमारी संज्ञा है, इसको भ्रष्ट कर दिया है। हमें हीन भावना हमारे दिल में पैदा कर दी, जोखिम से डरने की भावना पैदा कर दी, बाबू बनने की मंशा कर दी है। इसको कल में हमें सफलता मिली है, तो आज उसको बदलना है, और ये बदल सकता है जब शिक्षा में बदल आएगी। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो आज तक हमने नीति अपनाई है, सब हमारे देश के अनुकूल नहीं थी। आखिर में हमने ये जो 1947 में या 1950 में हमने ये जो सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अपनाया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल हुई। 40 साल ये मॉडल चली, दुनिया में कहीं सफल नहीं हुई, सोवियत यूनियन में ही सफल नहीं हुई। मुझे ये नंबूद्रिपाद कहते थे, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत चलती थी ना, देखो अमेरिका में कितना क्राइसिस चल रहा है, सोवियत यूनियन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। तो अगस्त 1991 में मैंने नंबूद्री को फोन किया, मैंने कहा चौथी बात भी सही है। उन्होंने कहा कौन सी चौथी बात? सोवियत यूनियन भी नहीं है। 16 देश में बट गया है, आज सोवियत यूनियन कहाँ है? आज तो रशिया है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, 16 देश में बटा है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि
कि हमें जो आज जो भी है ये सारी हमारी पॉलिसी की गलती है, और वो गलती जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण। उन्होंने किसी को और किसी को बढ़ने नहीं दिया। अब उनके सारे चरित्र तो अब धीरे धीरे निकलेगा। बस चंद बातें मैं बता सकता हूं। उनको तो पहले कांग्रेस पार्टी में जब महात्मा गांधी ने चुनाव किया, वो सारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स को बुलाया और कहा कि इसको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो 15 में 14 ने कहा सरदार पटेल, एक ने कहा जवाहरलाल नेहरू, और वो भी आचार्य कृपलानी, जिसको महात्मा गांधी ने बुलाकर हाथ जोड़कर कहा कि सारे 15 कह देंगे तो मेरा नाम कट जाएगा, तो कम से कम एक तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लें। फिर उन्होंने मनवाया जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को कि तुम ही कह दो कि नहीं नहीं नेहरू को बनना चाहिए, और पटेल त्यागी थे, उन्होंने मान लिया। तो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और उस एक साल में महात्मा गांधी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फैसला कर दिया कि ये नहीं होगा ठीक। उन्होंने कांग्रेस का बंटवारा के लिए उन्होंने एक पेपर तैयार किया कि कांग्रेस अब एक आंदोलन था, अब पार्टी की जरूरत है, तो कांग्रेस को 2 हिस्से में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा सरदार पटेल को देना है, एक हिस्सा जवाहरलाल नेहरू को देना है। 2 कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए, और यानी नाम बदल सकते हैं, परंतु इन दोनों का बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस जो आज़ादी के आंदोलन की कांग्रेस है उसको समाप्त करना चाहिए। ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने लास्ट विल एंड टेस्टामेंट के पुस्तक लिखकर उन्होंने रिकॉर्ड की है। और ये मुझे मोरारजी देसाई ने कहा कि मैंने खुद इसको पढ़ा था, और महात्मा गांधी की आखिरी मीटिंग जो सरदार पटेल से हुई थी उस मैदान में जाने के पहले, उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि दुखी मत हो, क्योंकि सरदार पटेल तो रिजाइन देने वाला था डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उन्होंने कहा दुखी मत हो, मैं कुछ इलाज करने वाला हूँ, परंतु उनकी हत्या हो गई। अब हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे? गोडसे ने जरूर पिस्टल चलाई, ये तो हम जानते हैं, पर तो सिर्फ गोडसे ने चलाई या कोई पीछे से भी 1-2 ने चलाई, ये तो आगे देखने की बात है और इसकी जांच करने की बात है। पर तो मैं ये कहता हूं कि गांधी की हत्या उस समय हो करके सबसे ज्यादा फायदा हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, और वो सर्वसर्व बन गए, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। सरदार पटेल भी 1950 में उनकी देहांत हो गई, तो कौन पूछने वाला था? वो किसी की बात नहीं सुनता था। तो मजाक में मुझे मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं नहीं ये बात सही नहीं है। मैंने कहा क्या आप भी उनके पक्ष ले रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति का बात सुनता था। मैंने कहा कौन? एडविन माउंटबेटन। अब देखिए कश्मीर का क्या हाल करके गए। जब अंग्रेजों ने देश को बांटा, इंग्लैंड में उनको एक विधायक पास करना अनिवार्य हो गया था हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स में। वो क्या था? ठीक देश एक ही, इंडिया, और उसमें 600 राज्य थे जो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, बट एक अंग्रेज एक रेजिडेंट के रूप में बैठता था। बट बाकी प्रदेश को प्रत्यक्ष, यानी एक हिस्सा हिंदुस्तान का प्रत्यक्ष वो राज करते थे अंग्रेज, और दूसरा का अप्रत्यक्ष करते थे। ये था हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। तो एक पाकिस्तान पैदा करने के लिए उन्होंने कानून पास किया कि जहां, क्योंकि मुसलमान इतने, हिंदू इतने बड़ी संख्या में होने के कारण मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता, और मुसलमानों ने भी ब्रिटिश को साथ दिया। इसीलिए एक देश मुसलमान पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान, और एक देश हिंदू इंडिया, ये 2 देश को हम पैदा कर रहे हैं। ये वो प्रस्ताव उन्होंने पास की, और उसके पार्लियामेंट बहस में भी साफ ये लिखा है। तो मैं आपसे कहने चाहता हूं कि फिर हम हिंदू इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोगों ने तय किया कि जो मुसलमान वहां नहीं जाने चाहता है वो यहाँ रह सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा है। यहूदी आए, पारसी आए, सीरियन क्रिश्चियन आए, तो हमारे देश में कोई रहना चाहता तो रह सकता है।
तो इसीलिए ये तय हुआ। अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर ने कहा नहीं, पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, परंतु अम्बेडकर की बात जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं मान सकते। उनको ईर्ष्या इतनी थी अम्बेडकर के बारे। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ उन्होंने पीएचडी ली इकोनॉमिक्स में, एक टॉप क्लास थीसिस लिखी जो आज भी लोग पढ़ते हैं वहाँ। मैंने भी पढ़कर देखा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, कितना अच्छा पुस्तक उन्होंने लिखा, थीसिस लिखा। फिर लंदन गए, वहाँ जा करके उन्होंने लॉ डिग्री ली, इंडिया आए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। सरदार पटेल के नीचे सरदार पटेल था प्रेसिडेंट, यानी राजेंद्र प्रसाद था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सरदार पटेल था कमेटी चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। तो बनी। अब इस अम्बेडकर को हमारी आज़ादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित होने के बाद की कोई मान्यता नहीं मिली। उसको भारत रत्न 1990 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तब मिली थी, जवाहरलाल नेहरू के काल में नहीं मिली थी। आज किसी कांग्रेस वालों को हक नहीं है अम्बेडकर के बारे में बात करने के लिए। यह सवाल पूछना चाहिए, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 1955 में भारत रत्न शुरू हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पहला भारत रत्न किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को खुद मिला अपने। सरदार पटेल को कब तक नहीं मिला? जब तक मैं मिनिस्टर नहीं बना। 1991 में मेरे दस्तखत से मैंने प्रधानमंत्री को लिखा उसका क्या। कांग्रेस वाले कहते हैं कैसे आप सुबह पटेल की बात कर सकते हो? वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे तो सरदार पटेल को क्यों नहीं आपने दिया? इसलिए नहीं दिया, तुम्हें इच्छा थी। अब आप कांग्रेस की भावना से देखिए, अम्बेडकर को कहते थे भीमराव जी से कभी कभी। और जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गया, वहां फेल हो गया और फिर वापस आया। वहाँ उस समय ऐसा था कि कॉलोनी से लोग आए, उनको फेल नहीं लिखते सर्टिफिकेट में, कहते हैं जेंटलमैन पास। अब वो बंद हो गया है, अब जेंटलमैन पास नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी भी फेल होकर आया। सोनिया गांधी झूठ से बोल दिया कि कैम्ब्रिज गई, वास्तव में कभी गई भी नहीं, वो 5वीं क्लास पास है। वो आए हिंदुस्तान वापस, और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो फेल होकर आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सा पंडित है? पंडित है तो अम्बेडकर पंडित कह सकते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कभी जन्म से नहीं बना था। श्री कृष्ण भगवान गीता में साफ कहते हैं कि ये गुण से, ये डिवीजन ऑफ लेबर था, और डिवीजन ऑफ लेबर में जो ज्ञानी और त्यागी थे उनको ब्राह्मण कहते थे। अब जवाहरलाल नेहरू ना ज्ञानी था ना त्यागी था, वो किसी बात पर त्यागी नहीं था। उनकी बात कहते भोगी था। अब ये चले गए यूनाइटेड नेशंस। हमारी देश अलग बनी, और अलग बनने के बाद ये जो 600 राज्य थे राज्यों का, उस सारे को अंग्रेज ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लेजिस्लेशन में देश घोषित कर दिया, स्वाधीन देश घोषित कर दिया। और सरदार पटेल ने बैठ के एक से साम दाम भेद दंड का उपयोग करके उन्होंने इस 600 में 500 से लिखवा लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो ब्रिटिश की बनाई हुई थी कि हर देश, हर राज्य जो राजाओं की देश है, वो उनके काल में उन्होंने बनाई थी अपने फायदा के लिए। वो यदि लिखकर दे दें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, और उस कारण से अब जो इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा यदि लिखकर देंगे तो 500 देशों ने लिखकर दिया कि हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, और उस 500 को हमने विलय किया। 100 गई पाकिस्तान के पास, उसमें कई थे जिनको जबरदस्ती लेना पड़ा, जैसे
ये उनका एक प्रांत है सिंध, और ये नहीं जूनागढ़ तो हमारे से थे, हाँ वो ईरान की बॉर्डर में है। बलूचिस्तान ने कभी नहीं लिख कर दिया, परंतु जबरदस्ती उन्होंने लिया। परंतु हमारे पास राजा कश्मीर ने लिख कर दिया, पहले तो नहीं ले रहा था। फिर जब पाकिस्तान ने फौज भेजी तो डर के मारे भाग के आया, सरदार पटेल से मिला कि मैं आप फौज भेज दो। उन्होंने कहा मैं कैसे फौज भेज सकता हूँ, आप तो इंडिया का हिस्सा नहीं है, जब तक इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे मैं नहीं फौज भेज सकता हूँ। तो फिर सरदार पटेल बनाई दस्तावेज थी, उन्होंने कहा तो दस्तखत करो, मैं फौज भेज दूंगा, नहीं तो तुम पाकिस्तान जाओ। तो उसने फिर दस्तखत किया, मामला खत्म। लीगली कश्मीर became an integral part of India। अब ये यूनाइटेड नेशन चले गए, चले जाने के बाद अब उनको डर आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब हंगामा कर रहे थे, ये कैसा हो गया, तो यूनाइटेड नेशन कैसे चले गए, बाकी लोगों के लिए नहीं गए, इनके लिए क्यों गए, कश्मीर के लिए। तो फिर 370 धारा का ड्राफ्ट आया, जवाहरलाल नेहरू ने फिर उसको शेख अब्दुल्ला को दिया कि जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके लिए कैनवस करो। अम्बेडकर के पास आए, कहा कि ये 370 धारा पास होनी चाहिए, अमेंडमेंट। अम्बेडकर ने पढ़ा, कहा कि मैं कोई देशद्रोही हूँ, इसको फेंक दिया उन्होंने। फिर सरदार पटेल ने अम्बेडकर से कहा कि थोड़े दिन के लिए होना चाहिए, तो मान लो मैं नहीं पेश करूंगा। तो अम्बेडकर ने 370 धारा का जो अमेंडमेंट है वो पेश नहीं किया था, पेश किया था अनंत गोपाल स्वामी आएगा, जो उस समय राजा का सेक्रेटरी था, उसको बुला करके कहना पड़ा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद पेश करना चाहिए था, परंतु जवाहरलाल नेहरू डर गए और उन्होंने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट है लंदन में, किसके साथ मैं नहीं बताऊंगा, बट लंदन के अपॉइंटमेंट के लिए वो निकल गए थे और बेचारे सरदार पटेल के हाथ में छोड़कर चले गए थे, कहा कि थोड़े दिन के लिए 370 धारा। तो 370 धारा जो जुड़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पढ़कर देखिए, टेम्पररी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। किसी और में टेम्पररी नहीं लिखा है, और उसमें यह लिखा है कि समाप्ति कैसे होगी, यदि राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी करेगा कि ये समाप्त हो गई, वो तुरंत उसी समय समाप्त हो जाएगी। इसके लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। अब 370 धारा इतने साल 70 साल चल गई, ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें 2 संविधान हो और 2 नियम हो, ये तो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैबिनेट को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, राष्ट्रपति को भेजना चाहिए कि इसको जारी करो, राष्ट्रपति को अनिवार्य इसको जारी करना पड़ेगा, और जारी होने के बाद ये रद्द हो जा सकता है। अभी क्यों नहीं हुआ, अब हर चीज पहले दिन ही हो जाएगा, पहले राम मंदिर बनेगा, उसके बाद हमें 40 साल के लिए सारे इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन, ये सारे जो लोग हैं जो देश छोड़कर अब भाग गए हैं और अमेरिका में बस गए हैं, उन्होंने ये कहा कि देश कभी 3.5% से आगे तेजी से बढ़ नहीं सकती। 1990 में मैं आया था, तब तक मुझे ये सारे कंडेम करते थे, ये अमेरिकन एजेंट है, ये मार्केट का है, ये व्यापारियों का दोस्त है। इस प्रकार से मैंने स्वदेशी प्लान एक बार लिख दी और जनसंघ ने उसको पेश कर दी पार्लियामेंट में, और इंदिरा गांधी उस समय मैं पार्लियामेंट में, मैं तो नया आया था हार्वर्ड से, छोड़कर आया था, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था, बट अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पेश किया। इंदिरा गांधी ने, उस समय फाइनेंस भी उसके हाथ में थी मोरारजी देसाई की रेजिग्नेशन के बाद, तो इंदिरा गांधी एक दिन पढ़कर आई, पढ़ माने कोई सिखाया होगा पढ़ने के लिए, वो भी फेल, नेहरू परिवार में सब फेल हुए हैं। तो वो दूसरे दिन आई और कहा कि ये ऐसा पुस्तक लिखा है
और उसमें उसने कहा कि 10% ग्रोथ रेट हो सकता है, जब अमर्त्य सेन और ये वो सब ने कहा कि 3.5 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। और उसने कहा कि एटम बॉम्ब बन सकता है। ये क्या पागल है, एटम बॉम्ब बनेगी तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और वो कहता है कि विदेश से भीख नहीं मांगनी चाहिए कर्जा के लिए। ये सारा ये कहाँ से आया हुआ है, सेंटा क्लॉज है वही। उसने कहा कि गिफ्ट दे रहा है सबको, इसको गुमराह हो गई जनसंघ, ये सब कहकर कहा कि बड़ी खेत की बात है ऐसे व्यक्ति IIT में फुल प्रोफेसर इस कम उम्र, उस समय में 28 साल था और उस कम उम्र में बन गया, और इसके लिए हमें बड़ी खेद है। दूसरा दिन क्या हुआ, मुझे नौकरी से हटा दिया और मैं प्रोफेसरशिप 5:30 बजे मुझे चिट्ठी आती है कि 5 बजे से तुम प्रोफेसर नहीं हो। मैंने डायरेक्टर से पूछा ये क्या फुल प्रोफेसर है, परमानेंट है, ये कैसा हो सकता है? उनका ऊपर से ऑर्डर आई है तो मैं कोर्ट जाना तो जाओ। मैं कोर्ट गया, 22 साल के बाद कोर्ट ने मुझे रीइंस्टेट किया और मैं वापस गया। वापस जाकर मैं 1 दिन के लिए मैं प्रोफेसर रहा, रिजाइन किया और कहा मेरा पुराना तनख्वाह सब 22 साल का है। और तो अभी तक नहीं दिया क्योंकि मैं 18% इंटरेस्ट मांग रहा हूँ और जितना देरी करते हैं उतना ज़्यादा मिलेगा। अभी तो कोई जल्दी नहीं है मुझे पैसा के लिए। और इस बीच में जनता पार्टी सरकार आ गई, मैं जनसंघ में MP बना और फिर जनता पार्टी बने और लोकसभा के MP बनकर आया। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुए तो उनका मेमोरी तो बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि तुम पहले प्रोफेसर होते थे ना? मैंने कहा हाँ। IIT क्या हुआ उस प्रोफेसर? मैंने कहा निकाल दिया इंदिरा गांधी ने। अच्छा, तो मैं तुम्हें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर बनाने वाला हूँ। मैंने कहा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, वो सारे बदमाश लोग जिन्होंने मुझे निकाला उनके बीच में मुझे बैठना होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन सबको निकाल दूंगा। और 5 साल पहले मैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इतना हमारे लोगों को दमन किया कि इंडिपेंडेंट विचार नहीं होनी चाहिए, एक राष्ट्रवादी विचार नहीं होनी चाहिए, ये नेहरू परिवार के लोग सब करते आए। इसमें मैं जरूर कहूँगा कि राजीव गांधी भिन्न था, उनकी बड़ी गलती थी, उन्होंने गलत महिला से शादी की, उसके को पछताना पड़ा। परंतु वो आदमी एक राष्ट्रवादी था, उसने दूरदर्शन में रामायण दिखाई, सारा पार्टी खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं दिखाऊंगा। बाबरी मस्जिद की ताला खोली, विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने दिया और उसने 1989 के चुनाव शुरू करते समय उसने कहा कि मैं राम राज्य पर विश्वास करता हूँ। और यदि वो होते तो इस कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ये सोचना है कि हम इस देश को बनाने हैं तो जापान जैसे देश नहीं बनाना चाहिए। जापान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत है, पर उसको कोई पूछता है? वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो अमेरिका जो कहती है वही करेगा। तो इसलिए जापान जैसे देश नहीं बनना। हाँ, समृद्धशाली देश बनना है निश्चित, लेकिन हमें अपने देश की जो प्रभुसत्ता है और जो पुरुषार्थ है और जो वीरता है और जो विराटता है, इसको भी प्रकट करने की आवश्यकता है। और हम शांत हो, और तो ऐसा शांत नहीं हो कि दूसरे लोग इसका दुरुपयोग करें। शिव भगवान के साथ तो जो सांप है ना, वो एक दिन शिव भगवान को कहा कि सब जब आपके भक्त आते हैं मुझे देख के डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम तो काटते हो तो इसीलिए लोग डरते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ? सिर्फ जाकर बाजार में तुम खड़े वहाँ चले जाओ और ऐलान करो कि अब से मैं कभी काटूंगा नहीं किसी को, तो सब ठीक हो जाएगा। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।